हेलो एवरीवन, वेलकम टू को लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे फंडामेंटल राइट। इससे पहले हम लोग देखे थे डीपीएसपी, और हम जब डीपीएसपी पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैं ये कहा था कि डीपीएसपी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ थोड़ा सा मैचिंग में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें डीपीएसपी कौन सा है और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। तो मैं आज कहूँगा कि आप लोग को फंडामेंटल राइट्स को ध्यान से सुनना पड़ेगा, और तब आप लोग को मालूम पड़ेगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। और दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, आरओ हो या फिर पीईटी हो। क्योंकि पिछली बार पीईटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स में से। तो अक्सर देखा गया है कि किसी भी एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है। पूछ लेता है एग्जाम में कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको बोरो किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट हुआ था तो उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से निकाल दिया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी को फिर किस में डाला गया, तो इसको डाला गया आर्टिकल 300A में डाला गया, जो कि अब पार्ट 12 का हिस्सा हो गया है। आर्टिकल 300A है और पार्ट 12 में है। अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन की फंडामेंटल राइट्स के, तो पहले 7 थे अभी जैसा ऊपर बताया गया, लेकिन अब उसमें 6 बचे हैं। तो हमारे पास अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वलिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग को अब कॉन्स्टिट्यूशन से दिया जाता है। बाकी जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला है अब वो चला गया 300A में। अब वो लीगल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट हो गया। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि जो आर्टिकल 300A है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल नहीं है, वो लीगल राइट है। तो अगर हम बात करें पहले राइट टू इक्वलिटी की, तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो इससे क्या होगा, जब आप इतना याद कर लेंगे ना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बीच का आर्टिकल आपको याद करना आसान हो जाएगा। और एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है किस आर्टिकल में है, तो वहाँ पे कई सारे आर्टिकल दिए रहते हैं, तो आपको याद भी रहेगा ना इससे इसके बीच में ये वाला आर्टिकल था, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर सही कर सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 से 18 तक है। फिर राइट टू फ्रीडम ये आता है 19 से लेकर 22 तक। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो 23, 24 दो है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है वो 25, 26, 27, 28 4 है, ठीक है। फिर है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, यहाँ माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। जो ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, इसी माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है 19, 29, 30। और लास्ट वाला जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये है 32। आर्टिकल 31 को इसमें से रिपील कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। तो अब आइए एक एक करके देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स को अगर याद रखना है तो इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये 12 से लेके 32 तक है हमारा आर्टिकल, जिसमें से 14 से लेके 18 तक तो इक्वलिटी की बात कर रहा है, और 19, 20, 21, 22 जो है वो फ्रीडम की बात कर रहा है। लेकिन 23, 24 जो है वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस की बात कर रहा है, और 19, 20 एजुकेशन और कल्चरल की बात कर रहा है, और 32 रेमेडीज़ की बात कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको इसके बीच का कुछ भी आर्टिकल आ जाएगा, तो आप एक बार के लिए वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सही कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं हर एक आर्टिकल को एक एक करके। तो यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ ये लक्ष्मीकांत का पेज है। यही चीज़ पेन से भी लिख के लेके आता, लेकिन उतना कोई मतलब नहीं रहता, टाइम बर्बाद होता, तो मैं डायरेक्ट फोटो ही खींच लेके आया लक्ष्मीकांत से। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी, से जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। तो जो इसमें ABCD लिखा हुआ है, ये है 14, ये है 15, ये 16, ये 17, ये 18, ठीक है। तो ABCD इतना लिखा हुआ है, उसके बीच के आर्टिकल्स हैं। राइट टू फ्रीडम 1922 है, तो ये है 19, 20, 21, 21A और ये 22, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। तो 14 क्या कहता है आर्टिकल हमारा? 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, चाहे वो कोई भी हो, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सब लोग लॉ के नीचे ही हैं, और सब लॉ के सामने सब इक्वल है। कोई नेता नहीं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं, सब बराबर है लॉ के सामने। तो हमारा आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। तो ऐसे याद रखिएगा, पूरा लाइन मत याद रखिए, पहले ऐसे याद रखिए कि 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है।
15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे, ठीक है, चाहे वो रेस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे सेक्स हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ हो। फिर 16 क्या कहता है हमको, 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के मैटर पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, ना कि किसी के लोग किसी ऑफिस में पहले से बैठे हुए हैं तो वैकेंसी आई, वो अपने किसी भाई दादा के बच्चे को या अपने बच्चे को बैठा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वैकेंसी हो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे मिलना चाहिए, ये 16 कहता है। तो अब कैसे याद रखेंगे, 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 16 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, 16 कैसा है अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स, 17 है अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर है 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो आपको पूरा याद नहीं रखना है लाइन, बस इतना याद रखिए आप कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। फिर नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, तो राइट टू फ्रीडम है 19 से लेकर 22 तक, यानी कि 4, 19, 20, 21, 21A, 22, मतलब 5 है टोटल। 21 में ही 2 है, 21A और 21, तो 2 अलग अलग आर्टिकल हैं। तो पहला क्या है इसमें, तो 19 कहता है हम लोगों को कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम। हमको 19 जो है 6 अलग से राइट्स दिए हुए हैं। वो कौन कौन से राइट हैं, तो पहला है द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। जो राइट्स हैं ये 19 में आते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपको याद रखना हो तो पहला कि हमको बोलने की आज़ादी है, बोल के लोगों को असेंबल करने की आज़ादी है। ये बस बनाया हुआ है याद रखने के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि बस आप लोग कैसे भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाए यहीं पर। तो पहला क्या है कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी है, उसके बाद बोलते बोलते असेंबल होने की आज़ादी है, और अगर एक बार असेंबल हो गए तो हम लोग को एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी मिल जाती है, और अगर एसोसिएशन बन गया है तो हम लोग को मूवमेंट चलाने की आज़ादी मिल जाती है कि अब आप एसोसिएशन, किसी भी चीज़ का एसोसिएशन बन रहा है तो किसी मुद्दे पे तो बनेगा, तो हमको मूवमेंट बनाने की भी आज़ादी मिल गई है। एक बार हमारा मूवमेंट मिल गया तो हम लोग अलग अलग कहीं भी जाके बस सकते हैं। मूवमेंट को फैलाने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ेगा, बसना पड़ेगा, तो रेसिडेंस की भी आज़ादी है हमारे पास। और कहीं अगर हम रहेंगे तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो वो कमाने या प्रोफेशन, कोई सा भी प्रोफेशन चुनने की हमारे पास आज़ादी है। तो ये 6 राइट्स जो है फंडामेंटल 19 में दिया हुआ है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। फिर है आर्टिकल 20। तो 20 कहता है हम लोगों को प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को अपराधी ठहराना। तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप किसी को भी अपराधी नहीं बना सकते। अगर आपको कोई भी अपराधी घोषित कर रहा है तो उसके लिए आपको आर्टिकल 20 का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि देखिए आर्टिकल 20 में 3 चीज़ कहा गया है। पहला चीज़ तो ये कि अगर आपसे कोई क्राइम हो गया है या कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो नहीं होना चाहिए था और उस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है तो आप अपराधी नहीं है अभी तक। जैसे मान लीजिए आपसे किसी की बकरी मर गई और बकरी मरना अभी तक कोई गुनाह नहीं है, तो उस पर भी कोई कानून भी नहीं बना हुआ था कि आपको अपराधी घोषित किया जाए। तो अब वापस से कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें बकरी को मारना एक ऐसा हो जाए कि ये अपराध था, फिर वापस कानून बना के आपको फिर दोबारा सज़ा दिया जाए, तो ऐसा कोर्ट कहा है कि ऐसा कोर्ट नहीं करे। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि पहले लॉ बनाए उसके बाद आपको अपराधी घोषित किया जाए, उसके बाद आपको बकरी मारने के अपराध में कहीं कैद किया जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। लॉ बनाने के बाद किसी को अपराधी नहीं घोषित कर, अगर उस वक्त तक लॉ नहीं बना है तो वो अपराधी नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि एक ऑफेंस के लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार आप गलती कर दिए तो उसके लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। एक गलती की एक सज़ा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 20 में। फिर आर्टिकल 21 जो सी है, ये आर्टिकल 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी आपको अपनी ज़िंदगी जीने से वंचित नहीं कर सकता है, डिप्राइव नहीं कर सकता है। बस आपको क्या करना है कि जो आपको लाइफ है वो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ चलना पड़ेगा। उसके अलावा आपसे कोई आपकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता, ना ही आपको जीने का वो जो तरीका है वो कोई आपसे छीन सकता है। जो आपको लॉ में दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपके जो राइट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर है आर्टिकल 21A, ये जो है आर्टिकल 21A है, डी आर्टिकल 21A, इसमें कह रहा है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 21A है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो कल जब हम लोग DPSP पढ़ रहे थे तो उसमें आर्टिकल 45 में ये था कि चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जो 6 साल से कम के हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स पे भी वही बात कह रहा है, लेकिन इसमें क्या है, जब DPSP हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 6 साल से कम के बच्चे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 21A जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये 6 से लेकर 14 तक की बात हो रही है। DPSP में 6 से कम की बात हो रही है। इसी को मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मैच करना पड़ता है और कन्फ्यूजन कर देता है इसमें।
फिर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। आर्टिकल 22 इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। हमको जब कोई अरेस्ट करेगा हम लोगों को, तो उसके लिए उसको पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि अगर हमें कोई अरेस्ट करता भी, अगर हम किसी कारणवश अरेस्ट होते भी हैं, तो 24 घंटे के अंदर हम लोग को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और ये 24 जो घंटा है ये काउंट वहाँ से नहीं होगा, जर्नी से नहीं काउंट होगा, अरेस्ट होने के बाद जब हम थाने में आ जाएंगे तब से काउंट होगा, ठीक। और एक बात कही गई है आर्टिकल 22 में ही कि जितना टाइम हम लोग को मजिस्ट्रेट्स की तरफ से दिया गया है अरेस्ट करने का, उतनी ही देर हमको कस्टडी में रखा जाएगा, उससे ज़्यादा हम लोगों को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो ये सारे लॉ बनाए गए थे हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, राइट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, कि जितना टाइम पीरियड दिया गया है उतने टाइम पीरियड के लिए कस्टडी में रहेंगे, उससे ज़्यादा हम 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे। और ये हमारा राइट है कि उसके बाद हम कह सकें कि 1 सेकंड भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो इतना था हमारा राइट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाले में। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तो एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन सा है? आर्टिकल 23 और 24 है। तो 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं होना चाहिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए फैक्ट्रीज़ में। आर्टिकल 23 कहता है बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, तो बच्चों को काम नहीं कराना है फैक्ट्री में। ये है 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कहाँ से कहाँ तक है? 25, 26, 27, 28 तक है। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इन द फ्री प्रोविजन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस। तो आपको कोई सा भी धर्म मानने का छूट है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे इस्लाम मानने का भी छूट है, मुझे बौद्धिस्ट, मुझे जैन, मुझे कोई सा भी धर्म मानने का छूट है। मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। कोई अगर इस्लाम है तो वो हिंदू को माने, चाहे जैन को माने, चाहे बुद्ध को माने, किसी को भी मानने का उसको अधिकार है। तो आर्टिकल जो 25 है ये हमको राइट दे रखा है। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता वो दे रहा है कि आपको किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अगर आपको प्रबंध करना है तो आप कीजिए। 27 क्या कह रहा है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस। कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप टैक्स दीजिए इस पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्य को बढ़ावा देने का काम नहीं होगा। कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो लेकिन वो वहाँ पे उस सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई भी धर्म से रिलेटेड बढ़ावा वाला काम नहीं किया जाएगा। वहाँ सब धर्म एक बराबर है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो कल्चर एजुकेशन राइट जो आता है वो 29 और 30 में है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटी, अच्छा ये जो है ये सिर्फ सिटीजन के लिए है ना, यहाँ पे बस सिटीजन, इंडियन सिटीजन की बात हो रही है, बाहर और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। तो इसमें ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा राइट है अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कैसे भी करें। इनसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई कह दे कि आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। उनको पूरा राइट है कि अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रोटेक्ट करें वो। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अपने चॉइस से वो अपने क्या बोलते हैं इसको, रिलीजियस के हिसाब से वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 कहता है। और ये दोनों बात हो रही है माइनॉरिटीज़ के लिए, याद रखिएगा। और ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट्स दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30। उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 32। इसमें कह रहा है राइट टू मूव ए सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वहाँ पर रिट जारी करती है। इसमें से एक है हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कैटेगोरिया और को वारंटो। ये सब जितने भी हैं ये रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट निकालती है। अच्छा एक बात और है, रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है वो कम है और रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का पावर कम है। अब एक चीज़ और है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन अब शायद पीईटी में ना भी पूछे, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे फंडामेंटल राइट कब कब सस्पेंड होते हैं, कि कब कब हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन लिया जाता है। तो इसमें 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 358 है, एक आर्टिकल 359 है। तो 2 आर्टिकल हैं जिसमें ये कहा गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है। तो पहला आर्टिकल 58 में कह रहा है, अंडर आर्टिकल 358 कि फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इफ़
द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हमारे कोई वार हो जाता है या एक्सटर्नल एग्रेशन आता है, बाहर की तरफ से कुछ भी ऐसा एग्रेशन आता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए, स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, तो वो सारे जो है सस्पेंड हो जाएंगे अपने आप। ये आर्टिकल 358 में कह रहा है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। सिर्फ 19 की बात हो रही है, लेकिन आर्टिकल 359 क्या कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 359 इफ़ अ नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम द प्रेसिडेंट में बाय द सेपरेट प्रोक्लेमेशन कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे आर्टिकल 19 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 359 कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी आती है तो चाहे तो प्रेसिडेंट 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए उसको सस्पेंड कर देगा। 2021 में क्या था? 21 में था लाइफ ऑफ लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी था, और 22 में था कि राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है, कि आपको कोई अपराधी नहीं ठहरा सकता। तो 2021 ये दो थे, तो ये दो बस बचे रह जाएंगे और बाकी जो है सस्पेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 358 और 359 हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो इतना था फंडामेंटल राइट्स में। इन सब चीज़ों को तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार और, तो याद हो जाएगा। और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, अपने तरीके से कैसे भी बना के याद कर लीजिए। मेन अगर आप इसको याद कर लेंगे कौन सा राइट कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो भी आप एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन को आप आंसर कर लेंगे। तो इतना था फंडामेंटल राइट्स में। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू।